नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। तो चलिए इस बुलेटिन में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर पर जानकारी देते हैं आपको। उन्नाव से खबर निकल कर आ रही है, आपको बता देते हैं उन्नाव की सरकारी लापरवाही हद पार कर चुकी है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जब इसे सुनेंगे, उन्नाव में सरकारों की एक लापरवाही सामने आई है। रेबीज जागरूकता होर्डिंग पर स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी चूक सामने आई है। ये जानकारी आपको दे देते हैं। होर्डिंग में कुत्ते की फोटो के नीचे लिखा डीएम उन्नाव। फोटो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप और इसकी जानकारी अब इंटरनेट की दुनिया पर कहीं सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। उन्नाव के सरकारी आपको बता दें कि लापरवाही सामने आई है और इस लापरवाही को हद पार करना कहना लाजमी होगा, क्योंकि रेबीज जागरूकता होर्डिंग में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चूक सामने आई है। और ये चूक है कि होर्डिंग में कुत्ते की फोटो के नीचे डीएम उन्नाव लिखा हुआ मिला। और जब ये फोटो देखी गई, ये होर्डिंग लोगों के सामने आई और जब लोगों ने इसे देखा कि एक कुत्ते के नीचे डीएम उन्नाव लिखा हुआ है, तो उन्होंने उसे तुरंत वायरल करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये फोटो सरकारी लापरवाही की हद पार करती हुई सामने आई और उसके बाद इस फोटो के वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। उसके बाद इस पर जानकारी ली गई और तमाम होर्डिंग्स को हटाया गया। और कहीं महकमे में ये बात अब लगातार सामने आ रही है कि जिला अधिकारी उन्नाव एक कुत्ते की फोटो के नीचे लिखा हुआ पाया गया। उसके बाद कई सवाल सामने खड़े हो गए हैं। लगातार आपको यहाँ पर बड़ी खबर दे रहे हैं, क्योंकि फोटो वायरल होने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ये उन्नाव से खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश में। उन्नाव में सरकार की एक लापरवाही सामने आई है। रेबीज जागरूकता अभियान के तहत होर्डिंग के नीचे डीएम लिखा हुआ मिला। अजय कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अजय, ये बताइएगा, जब ये खबर वायरल होती है, लोगों की नजर में आती है और तब जाकर स्वास्थ्य विभाग को समझ में आता है कि उनसे कोई बड़ी गलती हो गई है, वो गलती एक कुत्ते की फोटो के नीचे डीएम लिखा हुआ मिलना, क्या जानकारी है इस खबर पर? राधिका, आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही रही यहाँ पे। और जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि डीएम का जो जागरूकता होल्डिंग लगी, इसके जस्ट नीचे सरकारी उन्नाव लिखा है, जिसका स्थानीय लोगों ने मजाक बढ़ाना चालू कर दिया। और आपको बता दें, फोटो वायरल भी हुई, जिससे डीएम साहब की काफी किरकिरी और मजाक उड़ाया गया है। लेकिन जब ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग को, तो रातों रात कम से कम 50 होल्डिंगे पूरे उन्नाव जनपद से हटाई। और हालांकि इस मामले की जानकारी जब डीएम साहब को हुई, तो स्वास्थ्य विभाग को डीएम साहब ने काफी फटकार लगाई। राधिका, कोई पढ़ा लिखा नहीं था। जिला अधिकारी उन्नाव, एक कुत्ते की फोटो पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है। एक नहीं, दो नहीं, 50 के आसपास होर्डिंग शहर में लगाई जाती है, लेकिन किसी की नजर नहीं जाती है। नजर तब जाती है जब ये फोटो वायरल हो जाती है। तो क्या निकल कर आ रहा है? इस गलती को कोई हामी भरने को तैयार है? किसके हाथों से ये गलती हुई है? अब सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? आपको बता दें, सारी होल्डिंगें रातों रात हटा दी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीएम साहब मजाक उड़ाया गया है। वो चीजें तो वापस नहीं आ सकती हैं और डीएम साहब ने फटकार लगाई है। अब सारा दोष यहाँ तीनों उन्नाव को दिया जा रहा है। यानी अब होर्डिंग्स को हटा लिया गया है, सभी होर्डिंग्स जो शहर में लगी हुई हैं, और स्वास्थ्य विभाग ने कहीं ना कहीं जब ये बात सामने पहुंचती है तो इसमें हड़कंप मच जाता है। लेकिन क्या ये पहली गलती? आपने इससे पहले भी एक काली पट्टी को फोटो लेकर भी वायरल हुई थी, क्या कुछ कहना है? क्योंकि डीएम साहब की किरकिरी तो इस तरह हो गई है इंटरनेट की दुनिया पर, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं डीएम साहब? अगर बात कार्रवाई करें तो डीएम हर बार फटकार लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी आए दिन मतलब स्वास्थ्य विभाग की हुआ करते हैं, जिससे आपको साफ साफ ये दिखेगा, महसूस होगा कि मतलब कि स्वास्थ्य विभाग के लोग कितने पढ़ा लिखे हैं। ये साफ साफ दिखता है कि एक होल्डिंग तक मतलब बनवा नहीं पाते हैं और उसका पैसा डबल दिया जाता है। बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर बात की जाए, कितना पढ़ा लिखा है, क्योंकि जिला अधिकारी उन्नाव लिखा हुआ एक फोटो वायरल होता है, उस पर तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार। और बने रहिएगा, पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। अब आगे बढ़ते, बात बराइच की कर लेते। बराइच से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। युवक के घर में घुसकर दबंगों ने हमला कर दिया है, ये आपको जानकारी दे देते हैं। बराइच से ये खबर निकल कर आ रही है। युवक के घर में घुसकर दबंग हमला करते हैं। 42 वर्ष के युवक को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश नाकाम हो जाती है। 4 दबंगों पर मिट्टी का तेल छिड़कने कर युवक का जिंदा जलाने का आरोप लगाया जा रहा है। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ये आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि बराज से ये खबर निकल कर आ रही है। एक युवक के घर में दबंग घुस जाते हैं और तुरंत आपको यहाँ पर बता देते हैं कि युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जिसके बाद देखा गया है कि 4 दबंग युवक के घर में घुसकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं। मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास कहीं ना कहीं दबंगों के किया हुआ नाकाम हो जाता है। 42 वर्ष के युवक की उम्र 42 साल बताई जा रही है। उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। तुरंत आसपास मालूम पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। थाना प्रभारी द्वारा
आरोपीगण के घर पे दबिश दी गई, जिसमें से शिव कुमार पुत्र मूलक राम तथा राम मूरत को वास्ते पूछताछ हिरासत में लिया गया है। शेष आरोपीगण के बारे में जानकारी की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में लगभग 15 से 20 साल पहले मर्डर के मुकदमे को लेकर दुश्मनी थी तथा घटनास्थल पर ज्वलनशील पदार्थ के कोई साक्ष्य फेंकने के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, बल्कि मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। पूरी घटना का अनावरण शीघ्र करने के लिए एक टीम गठित की गई है। जी, अजय हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता, सीधा उनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि एक युवक के घर में दबंग घुस जाते हैं, पता चलने पर कार्रवाई होती है, लेकिन बेखौफ अपराधी यहाँ पर सरकार क्या कर रही है? क्या इस खबर पर कोई जानकारी मिली है? अब आगे की कार्रवाई हो रही है, इस युवक को इंसाफ दिलाया जाएगा? निश्चित तौर से जिस तरीके से यह खबर निकल कर आई है, बहराइच जिले की यह सबसे बड़ी खबर है। इसके बारे में बताना चाहूंगा, यह भारत नेपाल से सीमा का इलाका है बहराइच जिला। यहाँ पर अपराध की इसमें बाढ़ सी आ गई है। आपराधिक घटनाएं इस तरीके की चरम पर हो गई कि जिसको रोक पाने के बहराइच से जो जिम्मेदार तंत्र है वो कहीं न कहीं नाकामी निकल के आ रही है। इससे पहले भी कई बहराइच से घटनाएं हो चुकी हैं, उसका खुलासा करने में बहराइच का तंत्र पूरी तरीके से फेल रहा है। इन सब मामलों में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ तौर से ताकीद किया है कि कहीं पर भी बड़ी वारदातें होंगी और उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन बहराइच जिले में एक युवक को जिंदा जलाने का प्रयास किया जाता है और अभी तक उसके आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। 4 लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, जिसकी बयान खुद पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया है। लेकिन बहराइच जिले में जिस तरीके की आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं, उसकी तस्वीर और ताबीर देखना चाहे तो ये तस्वीर स्वयं बयां कर रही है। इससे पहले भी बहराइच जिले के तमाम इलाकों से बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं। इससे पहले कैसरगंज थाना क्षेत्र में एक युवक को जिंदा जला दिया गया था, उसका अभी तक खुलासा नहीं कर पाए और आज तक थानेदार थाने की जिम्मेदारी संभाल रहा है और बहराइच जिले के तमाम इलाकों के थानेदारों को बदला गया है। लेकिन जिस इलाके में सबसे बड़ी वारदात हुई, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई न करना, तमाम तरीके के सवाल खड़ा करते रहे। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब तमाम परिवर्तन प्रदेश लेवल पर किए, उसको मानते हुए गोरखपुर जोन के एडीजी को ही बदला गया। लेकिन आज तक एडीजी जोन गोरखपुर ने बहराइच जिले का दौरा नहीं किया और बहराइच के जो पुलिस अफसर है वो न तो मीडिया से मिलने का समय निकाल पाते हैं, सिर्फ अपनी बयानों को ग्रुपों पे वायरल कर अपने कामों पर इस्त्री कर लेते हैं। जी, आज तक एडीजी बहराइच का दौरा नहीं करते हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार कहती है कि हम दबंगों को, अपराध को खत्म करना चाहते हैं, धीरे धीरे अपराध को कम किया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में चुनाव है, कई सवाल छोड़ रहे हैं कि बहराइच जिले में क्यों आज तक एडीजी जाकर दौरा नहीं करते हैं। इस तरह की दबंगों की हरकतें बढ़ती जा रही है और खुलेआम ये तस्वीरें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात सतकबीर नगर की करेंगे। योगी सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर सपा नेता जयराम पांडे साइकिल रैली निकाल रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने सपा नेता जयराम पांडे समेत 1 दर्जन सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान जयराम पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया है, प्रदेश में 4 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में केवल मुख्यमंत्री योगी की तानाशाही चल रही है। एक तरफ योगी सरकार अपराधियों पर नकेल कसने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी उनकी कोशिशों पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। ताजा मामला यूपी के कानपुर जिले का है, जहां एक अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के शिलान्यास के मौके पर एक हिस्ट्री शीटर मंत्री के साथ मंच साझा करता हुआ नजर आया। यह हिस्ट्री शीटर पूरे समारोह में दौरान मौजूद रहा और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी हिस्ट्री शीटर का नाम जितेंद्र उर्फ लोई है। कार्यक्रम में मंत्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री नीलिमा कटारिया, विधायक महेश त्रिवेदी समेत तमाम नेता मौजूद थे। स्वरूप नगर थाने में इस हिस्ट्री शीटर का नाम टॉप 10 बदमाशों की सूची में भी शामिल है। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कानपुर से सुरेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा सुरेश से जानते हैं। सुरेश सिंह, ये बताइएगा, एक हिस्ट्री सीटर मंच साझा कर रहा है और वो कोई पुराना हिस्ट्री सीटर नहीं है, टॉप 10 की लिस्ट में आता है। ऐसे हिस्ट्री सीटर पर किसी का ध्यान तक नहीं जाता है पूरे कार्यक्रम में, तो क्या ये कहीं ना कहीं
उनको एक न्योता देना है, उन्हें बढ़ावा देना है? और अब तक ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कानपुर उसके स्वरूपनगर थाना क्षेत्र का अपराधी है, जो कि स्वरूपनगर क्षेत्र का ये कैप्टन अपराधी है। हाँ। उसके बावजूद भी ये मंत्री का मंच साझा करता है। ये हमारे क्षेत्रीय नेताओं की मिलीभगत है या प्रशासन की चूक है? ऐसे अराजक तक तो कैसे पहुंच जाते हैं, मंत्रियों का मंच साझा करते हैं? ये अभी जांच का विषय है कि ये कैसे पहुंचे, किसकी मदद से पहुंचे मंच तक। जी, मंच साझा करता है और कैसे पहुंच जाता है ये मालूम ही नहीं चलता है। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं सुरेश, अगर हिस्ट्री सीटर मंच पर खड़ा है तो सीधे तौर पर कहीं सवाल छोड़कर जा रहा है कि अपराधों को कम करना है, अपराधियों को सजा दिलवाना है, या तो अपराधियों को मंच साझा करने की जगह दी जा रही है। तो मैडम ये कहीं ना कहीं मतलब ये हमारे क्षेत्रीय नेताओं की मिलीभगत रहती है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री विभाग प्रयास कर रहे हैं कि अपराध कम किया जाए। लेकिन अगर ऐसे ही अपराधी मंत्रियों के मंच साझा करते रहेंगे तो क्या अपराध पर कंट्रोल कर पाना संभव हो पाएगा? जी, ये सुरेश सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच साझा करते रहे तो कहीं अपराध बढ़ने की और आशंका बढ़ सकती है, क्योंकि अपराध कम करने की बात उत्तर प्रदेश सरकार लगातार करती आई है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशासन बेलगामा हो चुका है। ताजा मामला मऊ के चिरैयाकोटा थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां कानून नंगे लेखपाल और पुलिस ने बिना आदेश के ही एक दलित का घर गिरवा दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। वहीं पीड़ित परिवार ने जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार ने न्याय नहीं, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर भी मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर आत्महत्या करने की चेतावनी भी दे डाली। मामला तो आपके सामने एप्लीकेशन में देखा जी, आप बता दें। अब ये अधिकारी बुला रहे हैं तो सामने बात होगी ना, क्या मामला। अब ये अधिकारी आ रहे हैं ना, आपके सामने बात होगी ना, अब लोग तो रहेंगे, उनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलेगा। सर एसओ द्वारा बार बार उन्हें समझौते के लिए उकसाया गया और धमकी दी जा रही है। दोनों एसओ को भी बुलाया, एसडीएम को भी बुलाया। अब मैटर तो आप लोग है ना, तो सामने आएगा क्या है, कौन उसमें गलत, जो ये सही होंगे तो उनको न्याय मिलेगा। बरेली जिले में मानवता को झकझोर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला है। मामला बरेली के बहड़ी कस्बे का है, जहां घायल दंपति की मदद की जगह अधिकतर लोग वीडियो बना रहे थे। किसी ने गंभीर दुर्घटना में लहूलुहान दंपति की मदद कर हॉस्पिटल ले जाना जरूरी नहीं समझा। खून से लथपथ ये परिवार सड़क पर तब तक तड़पता रहा जब तक पुलिस और एम्बुलेंस ने उन्हें हॉस्पिटल नहीं भेज दिया। वीडियो देखने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से दुर्घटना में घायलों की तुरंत मदद करने की अपील की। लोगों से मेरी अपील है कि कभी हादसे में कोई आपका नियर एंड डियर भी हो सकता है, और मानवीय और कानूनी आधार पर दोनों ही परिस्थितियों में आपको पहले उनको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, और जो भी आवश्यक मदद है उनकी, वो मदद उनको मुहैया कराई जानी चाहिए। वीडियो बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले मानवीय आधार पर उनकी मदद करने के लिए प्रयास किया जाए, ताकि हम भविष्य में हम सबके लिए एक नज़ीर दे सकें। और पुलिस विभाग की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसमें कभी भी अगर आप ऐसे किसी भी मामले में लोगों की मदद करते हैं तो पुलिस आपको प्रमोट करेगी, और एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों को हमेशा प्रस्तुत करेगी। बहराइच में सीएमओ डॉक्टर राजेश मोहन श्रीवास्तव ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां जिले के तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एमबीबीएस डॉक्टर को अटैचमेंट निरस्त कर दिया गया है। सीएमओ ने नियम विरुद्ध अटैचमेंट करार नौकरी करने वाले सभी एमबीबीएस चिकित्सकों को मूल तैनाती स्तर पर वापस किया। जिले में कुल 119 एमबीबीएस चिकित्सक सीएमओ के अधीन कार्यरत थे। सर, बहराइच में कितने ऐसे चीफ चिकित्सक थे जो आपके यहाँ के पीएससी सीएससी के चीफ चिकित्सक थे, तो वो अलग नियम विरुद्ध जगहों पर अटैच थे, उनका अटैचमेंट क्या किया गया है और क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? जनपद में कुल 119 जो है एमबीबीएस डॉक्टर तैनात हैं अधीन सीएमओ, जिसमें से 15 लोग अटैच थे। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में कोरोना के सभी को मुक्त किया जा चुका है। जो लोग गलत तरीके से अटैच थे विभिन्न स्थानों पे, उनको वापस मूल तैनाती के स्थान पे भेज दिया गया। बागपत में दिन दहाड़े हत्या की वारदात सामने आई है। दिल्ली से लापता युवक का शव बागपत में एक मकान में पड़ा मिला। परिजनों ने मृतक दोस्त पर
हत्या करने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल मौके पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। ये थाना क्षेत्र कोतवाली में मितली गांव में एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। यहाँ पर उस शव की पहचान जैनुल आबिदीन नाम कर व्यक्ति के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 27 वर्ष है। और परिजनों के द्वारा ये बताया गया है उनके कि दिनांक 15 तारीख से दिल्ली से लापता था और भजनपुरा थाने में इसकी गुमशुदगी कायम है। और उनका ये भी आरोप है कि जो डेड बॉडी मिली हुई है ये उसके ही मित्र के घर में मिली है। ऐसी आशंका है कि उसी ने हत्या की है। मृतक के ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत हैं दिल्ली में, जहां से जेल भी गया था। जो आरोपित है वो भी जेल गया है। टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। जो 20 में अभियुक्त हैं गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। दिल्ली पुलिस को बता दिया गया है, दिल्ली पुलिस से संपर्क कर लिया गया है, उनकी टीमें भी आ रही हैं। कन्नौज में जिला अस्पताल में एक डॉक्टर पर मेडिकल रिपोर्ट बनाने के नाम पर पैसे वसूल करने का आरोप भी लगा है। जहां बख्तौरपुर गांव में निवासी महिला गुड्डी देवी को पुलिस ने मारपीट की घटना के बाद मेडिकल कराने भेजा गया था, लेकिन पीड़ित महिला गुड्डी का आरोप है कि यहां रविंद्र साहू नामक डॉक्टर ने मेडिकल के नाम पर 15,000 रुपए घूस ली। वहीं जब इस मामले की पीड़िता ने कन्नौज जिला अस्पताल में सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु से शिकायत की तो उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी। आपको बता दें कि स्थानीय रिपोर्टर्स की भूलवश इस खबर में पूर्व में सीएमओ कन्नौज के नाम का उल्लेख किया गया था। हालांकि सीएमओ कन्नौज का इस घटना से कोई ताल्लुकात नहीं था। सही जानकारी मिलने पर भूल सुधार करते हुए यही खबर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लड़ाई झगड़ा हो तो लड़ाई तो नहीं भाई, तुमने लोग ऐसे मांगे जाते तो मनते मेडिकल कॉलेज जाए उठ के पुलिस में भेजो। जब मेडिकल कॉलेज जाए उन्हें रिपेयर करके यहाँ जिला अस्पताल में पठाओ। कन्नौज जिला अस्पताल आए, फिर इन्हें साहू डॉक्टर ने 15,000 रुपया ले। कहाँ पर लिए थे? पुलिस चौकी आगे जिला अस्पताल ही में। फिर जब उनने 15,000 रुपया ले, फिर हम आए 2-3 दिन बाद हमने के साथ कुछ नहीं सर बहु हमने कि हमारो वन मेडिकल कुछ पहुँचो नहीं, जो कुछ हो तो पुलिस उनके दरवाजे तक नहीं जाई रही। तो बोले कि सब पहुँचबो मन तुम कहिया भाइयो नहीं अंते आज। ये मेरे पास ये शिकायती पत्र आया है और एक चिकित्सा अधिकारी पे ये आरोप लगाया है उस पत्र में कि उन्होंने पैसे लेकर के कोई रिपोर्ट बनाने की बात कही है। मैंने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जांच गठित कर दी है। 2 सदस्यीय टीम इसमें जांच कर रही है। जो भी परिणाम निकलेगा उससे उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा और नियमानुसार। वहीं इस खबर को दिखाने के बाद कन्नौज में JK24/7 न्यूज चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल पीड़ित महिला गुड्डी देवी की शिकायत पर सीएमओ डॉक्टर के स्वरूप खबर का संज्ञान लेते हुए आरोपी डॉक्टर की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर के स्वरूप का कहना है कि अगर डॉक्टर ने मेडिकल के नाम पर किसी प्रकार से पैसे लिए हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का संज्ञान में आया है कि डॉक्टर रविंद्र साहू जो जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी के पद पर हैं, उन्होंने किसी मेडिको लीगल के लिए कुछ लेन देन की बात आ रही है। इसके लिए सीएमएस जिला चिकित्सालय को कह दिया गया है कि वो इसकी इंक्वायरी करा के और रिपोर्ट सबमिट करें और इंक्वायरी के बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। महिला का सर काफी मतलब पीड़ित महिला है, उसके साथ एक न्याय होना चाहिए सर। बिल्कुल, अगर इस तरीके की कोई बात हुई है, कोई लेन देन पैसे का हुआ है मेडिको लीगल के लिए, हेराफेरी के लिए, तो औरैया में ओवरब्रिज नहीं होने पर शहर के अंदर प्रवेश करने में जल्दबाजी में कई लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। इसीलिए लोगों ने कई विरोध प्रदर्शन करते हुए रोड पर जाम किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस मुद्दे को विधायक रमेश दिवाकर ने विधानसभा में मुद्दा उठाया तो उन्होंने ओवरब्रिज बनवाए जाने के संबंध में अनुमति दे दी गई है, जिसके लिए निर्माण कार्य कराने वाली टीम ने सर्वे भी किया। ऐसे में जल्द ही ओवरब्रिज का निर्माण संभव हो सकेगा। यहाँ पर ये आप जी देख रहे हैं बाईपास पर 2 ओवरब्रिज की मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था और यहाँ आपके माध्यम से ही आपको जानकारी है कि यहाँ सैकड़ों लोग जैसे यातायात से ये वाहनों से कुचल चुके हैं क्योंकि यहाँ कोई सुगम रास्ता नहीं है टावा जाने के लिए। वहाँ में अंदर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है।
वो मजबूत में हमारे ये जितने भी हमारे लिए हमारे ये वाहन लेके चलते हैं, आम जनता आती है, वो उल्टा चलते हैं। जब उल्टा चलते हैं क्योंकि उनको कोई जगह नहीं है, इसलिए ट्रक से कुचल जाते हैं, मोटरसाइकिल से सैकड़ों लोग यहाँ मर चुके हैं। और मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन उठाया, लोगों की मांग की यहाँ 2 ओवरब्रिज बने जिससे कि सुगम रास्ता हटावा शहरवासियों के लिए। जो कानपुर से वाहन आते हैं, जो अंदर आना चाहिए शहर की, जो बसें हमारी नहीं आ पाती हैं, उनको भी एक सुगम रास्ता। चलिए बात लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ थाना बाजार खाला में मिले एरिया चौकी प्रभारी की लापरवाही लगातार सुर्खियां बनी हुई है। पाबंदी होने के बाद भी उनके इलाके में रात 10 बजे के बाद भी अवैध रूप से शराब बेचने का काम जारी है। नाका थाना क्षेत्र के बाद अब बाजार खाला में मिले एरिया चौकी क्षेत्र में शटर के नीचे धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। खाला से निकल कर आ रही है एरिया चौकी प्रभारी की लापरवाही इसलिए कह सकते हैं क्योंकि धड़ल्ले से उनके नाक के नीचे शराब बेची जा रही है और किसी प्रशासन या पुलिस अधिकारी का वहां पर ध्यान नहीं जा रहा है। अगर ध्यान जाता है तो प्रशासन के और पुलिस पर आसपास के लोगों का यही कहना है कि ध्यान जाने के बाद में भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसका सीधे तौर पर यही सवाल उठते हैं, क्यों नहीं कर पा रही है। आप देखिए किस तरह से शटर के नीचे से शराब की बोतलें पकड़ाई जा रही हैं। जनाब धीरे से पैसे भी अंदर बैठे व्यक्ति को दे रहा है, क्योंकि शराब एक ऐसा नशा है, उसकी लत के बिना ये रह नहीं सकते। लेकिन किस तरह चोरी से पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ये काम कर रहे हैं, उस पर कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अवैध शराब की बिक्री हो रही है लगातार। रात 10 बजे के बाद अवैध रूप से शराब बेचने का काम बंद है, नहीं बेच सकते, मना है, लेकिन फिर भी लगातार ये शराब बेची जा रही है। नाका थाना क्षेत्र के बाद अब बाजार खाला में, उससे पहले भी हमने आपको एक घटना दिखाई थी, नाका थाना क्षेत्र से निकल कर आई थी, वहां पर भी बिल्कुल थाने के सामने ही अवैध शराब रात 10 बजे के बाद धड़ल्ले से बेची जा रही थी। लेकिन उसके बाद अब ये खबर यहाँ से निकल कर आ रही है बाजार खाला से, एरिया चौकी से, जहां पर भी धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। राजधानी लखनऊ में सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में अंतर्गत नंदरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में एलपीजी से भरा टैंकर पलट गया है। टैंकर के अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जाकर टकरा गया है और टैंकर पलटने से सीएलपीसी गैस का रिसाव होने लगा था। पलटने के बाद खंभे से आपको बता दें कि काफी देर तक चिंगारी निकलती रही। चिंगारी निकलने की बिजली विभाग से शिकायत करने के बाद भी काफी देर तक शट डाउन नहीं लिया गया। बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते टल गया था। इंडियन ऑयल इंजीनियर और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने मिलकर गैस रिसाव को बंद करवाया। उत्तर प्रदेश सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं और पंचायत चुनाव भी बेहद नजदीक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान नए कृषि कानून को लेकर सरकार से नाराज है। ऐसे में सरकार 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर कितनी तैयारियों में है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल, हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा ने खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल। जिस तरीके से 4 साल पूरे हो चुके हैं सरकार को, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या लग रहा है, अब चुनाव भी नजदीक आने वाला है, क्या तैयारी रहेगी अब सरकार की? नहीं, मैं सबसे पहले तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उनके 4 वर्ष के कार्यकाल, जो एक बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा है, उसके लिए दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे उम्मीद है आदरणीय योगी जी प्रदेश की जनता की सेवा आने वाले 1 साल में और अधिक तीव्रता और गति से करेंगे। सर, जिस तरीके से अभी गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण बढ़ते हुए धारा 144 लगा दी गई है, क्या लग रहा है जो ये कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, किस तरीके से रोकथाम होगी और सरकार किस तरीके से इसके लिए कटिबद्ध है? नहीं, देखिए, कोरोना एक वैश्विक बीमारी है, महामारी है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान को देखें और हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश को देखें तो सबसे अच्छा कंट्रोल हुआ है उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में
दिन रात कोरोना वॉरियर्स ने, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने काम किया है। उसकी वजह से यहाँ रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में इसकी सेकेंड वेव, थर्ड वेव आने की उम्मीद की जा रही है और दोबारा से हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए सरकार सजग है और उसने कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं, वो जो गाइडलाइंस हैं, उसको लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। सर, पंचायत चुनाव शुरुआत होने वाली है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो किसान आंदोलन को लेकर सरकार से थोड़ा नाराज हैं। 2021 के बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, विधानसभा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूती बना रही है उत्तर प्रदेश में, और क्या लगता है पंचायत चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो आपने अभी कहा है किसान आंदोलनरत हैं, बहुत कम किसान ऐसे हैं जो दूसरे राजनीतिक दलों के बहकावे में आके धरने पे बैठे। अधिकांश किसान जो भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी के द्वारा कृषि कानून सुधार के जो लाए गए हैं उससे प्रसन्न हैं। बहुत सारे किसान भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से माननीय कृषि मंत्री जी के यहाँ जाके उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के दबाव में सरकार इन कानूनों को वापस ना ले। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप तो पत्रकार हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, जब ये कृषि कानून लागू हुए थे, माननीय राकेश टिकैत जी ने खुद इनका स्वागत किया था। मुझे नहीं मालूम कि किन कारणों से अब वो इनका विरोध कर रहे हैं। और आपको ज्ञात होगा कि हमारे एक किसान नेता हैं भानु वर्मा जी, उन्होंने तो जिस तरह के आरोप लगाए हैं मैं दोहराना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि उस तरह की ही स्थिति कुछ है जिस वजह से ये आंदोलन चल रहा है। पंचायत चुनाव में आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेता सब जुटेंगे और हम बहुत अच्छे मार्जिन से सभी सीटें जीतेंगे। सर, एक सवाल और है। एक समय था जब राजनाथ सिंह जी मुखिया हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, और तब उन्होंने राकेश टिकैत जी के जो पिताजी थे उनको बिठाला था और उस मसले का हल निकल गया था। ये काफी चर्चा में भी रहा है। अब योगी जी है शासन में, क्या वो तमाम चीजें अब नहीं, वो संपर्क स्थापित हो पा रहा है? अब किसान एक तरफ है, सरकार एक तरफ है, ये संबंध और ये वार्तालाप कैसे स्थापित हो पाएगा और ये रार कब तक बरकरार रहेगी? नहीं, देखिए, सरकार की और किसान भाइयों की लगभग 7 दौर की वार्ता हुई। सरकार ने उनकी 2 मांगे मानी भी। सरकार आज भी उनसे वार्ता करने के लिए तैयार है। वो जिद छोड़ें, उनकी जो जिद है कि नहीं पहले सरकार कानून वापस ले, ये जिद छोड़ के उन्हें वार्ता करनी चाहिए। माननीय राजनाथ सिंह जी हों, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हों, हमारे कृषि मंत्री जी हों, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, सब किसानों का बड़ा सम्मान करते हैं। सबके सब प्रतिबद्ध हैं कि किसानों की आय दुगनी हो। उसी दिशा में माननीय मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं, चाहे किसान सम्मान निधि का काम हो, यूरिया कोटिंग का काम हो, फसल बीमा का काम हो, तो अन्य सॉइल कार्ड सबको दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी नीयत को स्पष्ट करती हैं कि वो किसानों के हित में काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से पुनः अनुरोध करूंगा कि वो जिद छोड़ें और वार्ता के लिए आगे आएं। हम किसान भाइयों के हैं, किसान भाई हमारे हैं, किसी भी दशा में हम उनका नुकसान होने ही नहीं दे सकते। और माननीय मोदी जी के जो मैंने आपको बताया कि कितने काम उन्होंने किसानों के हित में किए हैं, उनको किसान भाइयों को समझना चाहिए। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारे साथ राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 4 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, तमाम चीजों पर, तमाम विकास के मुद्दों पर योगी सरकार ने काम किया है। और 2022 में जो पंचायत के चुनाव होंगे और जो 2021 में पंचायत के चुनाव होंगे, 2022 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी उसमें अच्छी तैयारी के साथ प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। सहयोगी राहुल के साथ केसम मोहन मिश्रा, JK24/7 न्यूज, दिल्ली। चलिए, अपना उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।